देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या अब 40 तक पहुंच गई है। इस त्रासदी को लेकर बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में राज्यसभा में ये मुद्दा गूंजा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। निशाने पर शराबबंदी भी है और शराब पीने वाले भी। कल तीसरे दिन हुआ। क्या हुआ? एक चक्कर सा आया, उसके बाद धुंधला दिखाई दिया। कितने आदमी पिए थे आप लोग? बहुत आदमी पिए थे। हमारे का दिन दारू पियल न था न चरल, सब हम भी क्या जाएंगे पिए हो गए। कहाँ से दारू पिए थे? पता न, शादी उदी रहे वही पार्टी में कौन से कोई ले आके पिया। जहरीली शराब ने इनका ये हाल कर दिया। कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी नीतीश की शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रही है। उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक, लेकिन नीतीश उनको अहमियत देते नजर नहीं आते। उनकी राय साफ है कि शराबबंदी के बावजूद अगर शराब पिएंगे तो वो गड़बड़ होगी और जान जाएगी। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। छपरा की त्रासदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि ये शराबबंदी की असफलता का नतीजा है, जिसमें नीतीश के प्रशासन की नाकामी दिखती है। हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े हैं शराबबंदी के मुद्दे पर। हम पूरा साथ देंगे उनको, लेकिन उसको ठीक प्रकार से लागू करना ही दायित्व तो आपका दायित्व है ना। आप सरकार में हैं, और अगर अवैध शराब आ रही है अगल बगल के राज्यों से, कौन माफिया है, कौन सप्लायर है, तो उनको पकड़ने का दायित्व तो सरकार का बनता है। उनको गिरफ्तार कीजिए, पकड़िए। नीतीश की सहयोगी कांग्रेस ने भी इस त्रासदी की जांच की मांग की। जो मौतें हुई हैं वो तो उसको कोई ठीक नहीं मानेगा, और हम लोगों को तकलीफ है कि इस तरह का ये हुआ है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जांच बैठाएं, और जो लोग भी दोषी हैं उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, यह बहुत बड़ी। उधर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और इस पर आप गृह राज्य मंत्री के तौर पर राज्य सरकार से इस बारे में ज्यादा जानकारी भी मंगा सकते हैं? देखिए, यह विषय तो राज्य सरकार की होती है, लेकिन राज्य भी तो इसी देश के अंतर्गत है। तो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार इस पे संवेदनशील है, उसको देख रही है। कोई उसका विषय आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के मुद्दे पर गुरुवार को संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार की नाकामी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शराबबंदी के अपने फैसले पर कायम हैं। इन दोनों के बीच जहरीली शराब से हुई मौतों पर भी राजनीति हो रही है और शराबबंदी पर भी। पटना से मनीष कुमार और दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के साथ अब केंद्र की जुबानी जंग की गूंज अब संसद तक पहुंच गई है। संसद में गुरुवार को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। ये चिंता का विषय है कि देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके पीछे मुख्य कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र के पास बहुत अधिकार नहीं है। इसके लिए कोलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर ही विचार करना होता है। किरण रिजिजू ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन संविधान की भावना कहती है कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। 1993 के बाद ये बदला गया। जब तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता, रिक्त उच्च न्यायिक पदों का मुद्दा उठता रहेगा।
भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई। भारत में अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ नीरव मोदी अब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की भारत प्रत्यार्पित करने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी थी। इसमें नीरव मोदी ने खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत ना भेजने की गुजारिश की थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ने कई और फिल्मी सितारों और बंगाल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया। शाहरुख की नई फिल्म पठान रिलीज होने वाली है और मध्य प्रदेश में यहां पर वो बीजेपी के निशाने पर है। इस माहौल में आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाले दोनों ही फिल्मी हस्तियां कोलकाता में सोशल मीडिया पर फैली नफरत और नकारात्मकता पर खुलकर बोले। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म पठान को सांप्रदायिक निशाना बनाए जाने का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका संदेश साफ था। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। पठान फिल्म रिलीज होने से पहले ही दक्षिण पंथियों के निशाने पर आ गई है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानों को हवा दे रहे हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं। उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. पिछले कुछ महीनों में फिल्मों को बैन करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत के माहौल में इजाफा हुआ है और इस बारे में हिंदी फिल्म उद्योग के दो सबसे बड़े सितारों ने दो टूक राय रखी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बहुत सारे फिल्म्स दिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिल्म्स की बात नहीं है। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए विचारों की जो लड़ाई है, उस पर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत लंबा और काफी डिटेल्ड स्पीच दिया और शायद यही इस फिल्म फेस्टिवल का पहचान है। फिल्म से जुड़े हुए विचार, वैल्यूज जो है, उस पर भी यहां पे फोकस किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। आप में से लाखों ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि भारत वर्ल्ड कप में फुटबॉल शायद ही खेल पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी परवाह नहीं करते कि उनका सफर कभी किसी मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं। एक मां तो ये भी कहती है, नून रोटी खाएंगे, फुटबॉल जरूर खिलवाएंगे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और महिला टीम के पूर्व कोच अनादि बरुआ नोएडा की झुग्गियों से फुटबॉल खिलाड़ियों को मैदान तक लाते हुए। अनादि बरुआ इस इलाके में रह रहे उदय और उनके भाई को मैदान पर लाने के लिए उनकी मां से बातचीत कर रहे हैं। उदय और विवेक की मां की एक टूटी फूटी चाय की दुकान है। आंखों में आंसू को रोकते हुए बताती हैं कि उनके पति और बच्चों के पिता का देहांत सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुआ है। इसी वजह से वो बच्चों को फुटबॉल खेलने नहीं भेज पाई, लेकिन कहती हैं कि अपने बच्चों और पति में फुटबॉल का प्यार देखा है। जोर देकर कहती हैं कि चाहे नमक रोटी खाना पड़े, पर फुटबॉल का साथ नहीं छूटेगा। आपके पति का भी डेथ हुआ है? हाँ, मेरे पति की डेथ हो गया। लेकिन फुटबॉल बच्चे को खिलाओ? हम भेजेंगे, चाहे कैसे खाओ, नमक रोटी खाओ, चाहे सूखा रोटी खाओ, कैसे खिलाओ, अपने बच्चे को भेजेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा खेल रहा, अच्छा आगे जा रहा, तो इसलिए हम बच्चे भेजेंगे। फुटबॉल मैदान पर शानदार स्किल्स दिखाते हुए विवेक से कोच अनादि बरुआ भी हैरान हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लड़का एक दिन इंडिया खेलेगा। लुका मॉड्रिक वो एक ऐसे प्लेयर थे
झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और वो आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं। मैराडोना, मेसी, स्लम एरिया के मेसी के फादर पेंटर थे। तो ऐसे प्लेयर वर्ल्ड में टॉप निकलते हैं। ये इनका जो छोटा भाई है वो निकल सकता है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है। इसके लिए फुटबॉल खेलना जरूरी है। मेरा मन है वो मैं खेलते रहूँगा हमेशा लाइफ टाइम तक। और बस। मम्मा क्या बोलती है? मम्मी कहती है नून रोटी खाओ और जाओ। फादर की अभी डेथ हुई है, 15 दिन बाद कैसे आप आ रहे हो? सर खेलने की इच्छा बहुत रहती थी और पापा भी चाहते थे कि हम खेलें, क्योंकि वो भी कभी कभी आते थे और हमें बहुत सपोर्ट करते थे। पापा तो करते थे और बरुआ सर भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज़ से। मतलब कभी पैसे नहीं होते थे, फीस नहीं होती थी, जब जो भी चीज़ नहीं होती थी सर हमें देते थे और कभी सर ने हमें टोका भी नहीं। और पर फादर का कहना था कि हम खेलें, क्योंकि सर मुझे भी 7 साल हो गए, 7-7.5 साल हो गए सर खेलते खेलते। पापा ने कभी मतलब शॉप है उसके चक्कर में कभी भी ये नहीं बोला कि आज शॉप पे रहना है या ये करना है वो करना है, पर वो हमें टाइम पे भेजते थे, चाहे काम हो चाहे ना हो। वो कहते थे तुम अपनी टाइम पे जाओ, अपने टाइम पे आओ। क्या भारत में फुटबॉल का बुखार हर 4 साल बाद सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए चढ़ता है? अनादि ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि जरूर आम लोगों में ये बुखार 4 साल में एक बार ही चढ़ता है, मगर मानते हैं कि ये बरकरार रहा तो कारनामा हो सकता है। अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं 2026 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सब स्टेट, फेडरेशन और सबके माँ बाप, बच्चे सब एक साथ खेलते रहे तो इंडिया भी एक दिन वर्ल्ड कप खेल सकता है। यहाँ फुटबॉल खेल रहे ज्यादातर बच्चे स्लम से ही आए हैं। सबके सपनों में मेसी और एम्बापे जैसे स्टार्स हैं। ये जानते हैं कि भारतीय फुटबॉल के लिए फीफा की मंजिल बहुत दूर है, लेकिन कुछ तो बात है कि ये जज्बा कभी खत्म नहीं होने वाला लगता। भारतीय फुटबॉल का फीवर बेशक हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप के दौरान ही महसूस होता हो, लेकिन भारत के हर कोने में फुटबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी अपने जज्बों के सहारे फुटबॉल को आगे बढ़ाते हुए जरूर नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय फुटबॉल की उम्मीद भी हर 4 साल बाद बंद ही जाती है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।